देखो, आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो है फंक्शंस। क्या है? फंक्शंस हैं। ठीक है। फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे पहले हमको समझना है कि फंक्शन होता क्या है, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। देखो, हमको मान लो 3 टास्क परफॉर्म करवाना है। फर्स्ट इज वेदर फॉरकास्ट। ठीक है, कि कौन से शहर में क्या वेदर है, क्या टेम्परेचर है, मतलब ये सब तुमको बताना है। हम हम अभी सी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, जरूरत की बता रहा हूँ कि किस तरह की से जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, करेंसी कन्वर्टर की जरूरत है। तीसरा, हाइट कन्वर्टर की जरूरत है। ठीक है। देखो, 3 टास्क तुमको परफॉर्म करवाने हैं। अभी तक तुमने जो पढ़ा तो तुमने ये पढ़ा कि तुम बनाओगे सीधा एक क्या मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर ही तुम क्या कर दोगे, इन तीनों से रिलेटेड कोड जो है यहाँ लिख दोगे। ये करोगे तुम। ठीक है। तो मान लो कि इसके लिए तुमने लिखा कोई 700 लाइन्स का कोड, इसके लिए तुमने लिखा 900 लाइन्स का कोड, इसके लिए तुमने लिखा 1100 लाइन्स का कोड। ठीक है। तो टोटल जो कोड हो गया वो कितना हो गया हमारा, 2700 लाइन्स का कोड हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो अब किसी ने तुमसे कहा कि मुझे आपके कोड से एक सर्विस खरीदनी है, या आपसे एक सर्विस खरीदनी है करेंसी कन्वर्टर की, कि हमको करेंसी कन्वर्टर चाहिए। होता भी यही है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो रियल में होता ये है कि ये जो करेंसी कन्वर्टर्स हैं, करेंसी कन्वर्टर्स हैं, इस अगर आपको आप इस तरह का कोई वेब पोर्टल बना रहे हो जो करेंसी कन्वर्टर मैनेज करता है, या कौन सी करेंसी किसके कंपैरिजन में कितनी है, ये सब मैनेज करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है जो कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट करती रहे, क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज होता है। भाई डॉलर अपना रुपीज़ है, डॉलर के कंपैरिजन में डेली ऊपर नीचे होता रहता है ना। ऐसे दुनिया की हर एक करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर आपको जरूरत है कहीं पर करेंसी निकालने की, तो ऐसा थोड़ा है कि तुम इतनी टीम बैठा दोगे कि वो करेंसी कन्वर्टर को मेंटेन करेगी। तुम्हारा काम कुछ और है, तुम करना कुछ और जा रहे हो। उसमें तुम्हारा छोटा सा एक काम ऐसा है कि तुमको करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ रही है। जैसे मान लो तुमको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट में तुमको कहीं से डॉलर में अमाउंट आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, कहीं से आ रहा है। तो उसको तुमको बताना है कि रुपीज़ में वो कितना होता है ना। इस तरीके से तुमको कुछ करना है। तो रुपीज़ में तुम करंट ही तो बताओगे। तुमने अगर मान लो एक बार तुमने सेट कर दिया कि 75 रुपीज़ है, अब आज कितना हो गया, मान लो 83 रुपीज़ हो गया, तो 75 के हिसाब से करके देगा, तो तुम्हारा तो नुकसान है। तुम्हें तो डेली के हिसाब से करना पड़ेगा ना कि कितने का क्या बढ़ रहा है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि उस वेबसाइट वाले से कांटेक्ट करोगे जो कि क्या करता है, जिसका करेंसी कन्वर्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे गूगल भी करवाता है। ठीक है। तो तुम क्या करोगे, गूगल को अप्रोच करोगे। गूगल तुमको क्या करेगा कि उसके बदले में कुछ बनाकर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीआई बनाकर देगा। एक तरीके से काइंड ऑफ फंक्शन ही है, वो तुमको बनाकर देगा। उस एपीआई को तुम कॉल करोगे, और कॉल करने के बाद तुम्हारी एप्लीकेशन के ऊपर ये वाले जो करेंसी कन्वर्टर वाली जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। कैसे अवेलेबल हो जाएगी, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो, ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करिए तुमने, किस किसने करी है ऑनलाइन मूवी टिकट? नहीं करी है? प्लेन की करी है, ट्रेन की करी है। ठीक है। देखो, ऑनलाइन मूवी टिकट में क्या होता है तुम्हारे पास, कि अलग अलग वेबसाइट्स हैं। जैसे फोन पे भी हो जाती है। ठीक है। पेटीएम पर भी हो जाएगी। बुक
माई शो पर भी हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उन पे हो जाएगी। अब मान लो कि तुमको जयपुर शहर में, ठीक है, WTP में, ठीक है, एक मूवी है, कौन सी आई हुई है अभी, कोई आई हुई क्या? सिंघम अगेन। तो अभी आई हुई है सिंघम अगेन। सिंघम अगेन का मान लो शाम को 4:30 वाला जो शो है वो तुमको करना है बुक। इस वेबसाइट से भी तुम यही चूज करोगे, इससे भी तुम यही चूज करोगे, इससे भी तुम यही चूज करोगे, ठीक है। इस पे बैठा ये पर्सन कर रहा है, इससे बैठा ये पर्सन कर रहा है, और इससे बैठा ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। तीनों बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो तुम टिकट बुक करते हो तो तुमको क्या देखता है, यहाँ पर सीट्स बताता है ऐसे करके, इस तरीके से। जो उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है ना उस हॉल का, जैसे इस तरफ स्क्रीन है तुम्हारे, और सिटिंग वाली जो भी है वो तुमको यहाँ दिखाता रहेगा। अब उसमें कुछ ऐसी होंगी जो किसी ने बुक कर रखी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो खाली पड़ी होंगी, तो तुमको बुक करी हुई भी दिखाएगा, खाली भी दिखाएगा, तीनों को सेम दिखाएगा कौन सी बुक है कौन सी खाली है, ठीक है। अब फोन पे बनाने वाली कंपनी अलग है, पेटीएम बनाने वाली कंपनी अलग है, और बुक माई शो बनाने वाली कंपनी अलग है, फिर भी इनको कॉमन डेटा कैसे दिख रहा है कि ये सीट खाली पड़ी है? उनको ये इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है कि भाई ये तो भेजेंगे नहीं, स्क्रीन वाले जिनका स्क्रीन है, जिनका ये मल्टीप्लेक्स है जहां पर तुम देखने जा रहे हो, ये तो नहीं भेजेंगे, ये इतनी हेडेक लेंगे नहीं। होगा क्या कि बीच में एक और बंदा है या एक और ऐसी एप्लीकेशन है जो क्या कर रही है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और इससे भी कनेक्टेड है। और ये वो है जो क्या काम करती है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेती है और बदले में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगली बार मान लो कि इस बंदे ने ये वाली 2 टिकट बुक कर दी, इस बंदे ने ये वाली 2 टिकट बुक कर दी, तो अगली बार जब कोई आएगा तो ये 2 टिकट भी क्या दिखाएगा उसको, बुक्ड दिखाएगा। बुक्ड क्यों दिखाएगा? क्योंकि एक ही जगह से ही डेटा सारा आ रहा है, सारा जा रहा है। अगर भाई सब अपनी अपनी डबली अपना अपना राग कर लेते हैं तो रोज वहां पर लठ बसते। क्यों? क्योंकि ये भी 1 और 2 नंबर की सीट किसी को भेज देता, ये भी भेज देता, ये भी, तीनों भेज देते। तीनों कहते भाई 1-2 नंबर सीट थे, ये भी 1-2 नंबर इसको भेज देता, 1-2 नंबर इसको भेज देता, 1 और 2 नंबर इसको भेज देता, लठ नहीं बसते, युद्ध होता ना। कॉमन जगह से लोगे तो लठ नहीं बजेगा। आ रहे हो समझ में? ठीक है। और एक टाइम पर अगर ये और ये दोनों एक को ही अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ये पैसा देने की कोशिश करेंगे, यानी ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो ट्रांजेक्शन के टाइम पर क्या किया जाएगा कि एक जो पहले आएगा, चाहे मिली सेकेंड कितना भी फर्क हो, जो पहले आएगा उसको पहला मौका मिलेगा, बाकी वाले को रोक दिया जाएगा। उसका काम होगा, होने के बाद इसका ट्रांजेक्शन फेल कर दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा दोबारा टिकट बुक करो भाई। जब दोबारा टिकट बुक करने जाएगा तो देखेगा यार ये तो बुक हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये इतना सारा डेटा यहां से यहां तक लाने का, ठीक है, और बदले में क्या प्रोवाइड करवाने का, वो डेटा प्रोवाइड करवाने का। उसके बाद जब तुम क्लिक करोगे, जब तुम टिकट को जब तुम सीट बुक कर लोगे तो वापस से क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वापस इंफॉर्मेशन आएगी ये सीट चाहते हैं, फिर वो सीट अवेलेबल है तो तुमसे पूछेगा भाई पैसे दे दो, पेमेंट करो, पेमेंट देने के बाद फिर लास्ट फाइनल जब तुम्हारा बुक हो जाएगा तो फिर तुमको इन्फॉर्मेशन भेजेगा ये सीट इतने बजे का शो और ऐसे से तुमको जाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये आना जाना, डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सारा का सारा फंक्शंस के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? किसी न किसी फंक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो फंक्शन का मतलब 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी बात करता है, वो सेम प्लेटफॉर्म पे भी सेम ही काम करेगा, वो डेटा को लाने ले जाने का भी काम करेगा और सेपरेट टास्क परफॉर्म करवाएगा। ठीक है। ये काम करवाना इनके बस का नहीं था, क्योंकि एक चाहिए था जो कि कॉमन इनके बीच में कम्युनिकेशन बनाकर देगा। ठीक है। और वो जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन कौन बना के दे रहा है? ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करके दे रही है,
और सब एक ही जगह से कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने के बाद जब तुम उसको रजिस्टर करते हो, उसमें लॉगिन करते हो, तो क्या होता है वहां पर, ठीक है। तो जब तुम उसको लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते टाइम क्या होगा, लॉगिन करते टाइम तुमसे पूछेगा कि तुमको गूगल के थ्रू लॉगिन करना है या फिर फेसबुक के थ्रू लॉगिन करना है, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना है, बताते हैं, ठीक है। जिससे मान लो तुमने लॉगिन गूगल के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हो, मान लो तुम, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो यूजर आईडी पासवर्ड है, ठीक है, जो भी जीमेल आईडी का यूजर आईडी पासवर्ड है, पहली बात तो तुम पहले लॉगिन कर चुके हो, तो तुम्हारे उससे एंड्रॉइड से उठा लेगा, उठाने के बाद आगे भेजेगा किसके पास, गूगल के पास। किसके पास भेजेगा, गूगल के पास। गूगल जो यूजर आईडी पासवर्ड आएगा उसके ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, और अगर वो सही है तो बदले में उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, जैसे आपका नाम प्रोवाइड करवा देगा, आपका डीओबी प्रोवाइड करवा देगा, आपकी अगर फोटो है तो फोटो प्रोवाइड करवा देगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन तुम्हारी जोमेटो की है और तुम लॉगिन कर रहे हो किससे, गूगल से, या एप्लीकेशन है तुम्हारी कोई दूसरी, लॉगिन किस में कर रहे हो, गूगल से। तो उन्होंने क्या गूगल को, ये जोमेटो को या उन वेबसाइट्स को इतनी परमिशन दे रखी है कि तुम हमारे डेटाबेस में झांक सको, नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फंक्शन बनाकर दे दिया गूगल ने सारी एप्लीकेशंस को। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, अगर तुम किसी यूजर की ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हो कि वो जेन्युइन है या नहीं है, जीमेल आईडी बना के बैठा है, वहां पर उसने अपना मोबाइल नंबर भी कंफर्म किया होगा, सारी चीजें करी होंगी, तो एक बार करवा लिया तो बार बार क्यों करवाना। तो तुम चाहते हो तो हम तुमको ये पर्टिकुलर एक एपीआई बना कर दे देते हैं, एक फंक्शन बना कर दे देते हैं। जब भी यूजर गूगल पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, हमारे पास आएगा, हम चेक करेंगे कि वो सच में है या नहीं है, डेटाबेस में अगर है तो बदले में तुमको ये डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में कि सर्विसेज समझ में आ रहा है, ये गूगल ने सर्विस दी, यहाँ पर इसने ये सर्विस दी इन तीनों को कि तुमको मैं मूवी टिकट बुक करने के लिए दूंगा। सर्विसेज समझ में आ रही है, ठीक है। तो सेम अपन चलते हैं वापस अपने एग्जाम्पल के ऊपर, और ये 3 सर्विसेज है जो कि कोई देना चाह रहा है, कोई बेचना चाह रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है इससे, कि अगर किसी को करेंसी कन्वर्टर की जरूरत है तो मुझसे खरीदे, किसी को वेदर फोरकास्टिंग की जरूरत है मुझसे ले, हाइट कन्वर्टर चाहिए मुझसे ले। आ रही हो समझ में, ठीक है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि तुमने सारा का सारा कोड जो है, यानी कि जो 2700 लाइन्स का कोड है, सारा का सारा कोड तुमने एक साथ एक ही फंक्शन में लिख दिया। एक ही फंक्शन लिखने का मतलब, अब तुमसे आया खरीदार पूछने के लिए, मान लो इसका नाम मेन नहीं है, ठीक है, इसका नाम मान लो कि पंख है, ये है इसका नाम, ठीक है। तो तुमने क्या कहा, उसने कहा भाई वेदर फोरकास्टिंग का है क्या तुम्हारे पास, तुमने कहा हाँ है हमारे पास, कितना लगेगा, मैंने कहा इतना है, अच्छा ठीक है। उसने तुमसे खरीदा, नुकसान क्या, पहली बात कि उसको चाहिए था ये, और तुमने बदले में क्या दे दिया, साथ में 2 और 3 भी दे दिया, यानी एक के साथ 2 मुफ्त। नुकसान किसको, तुमको। अगला चाह क्या रहा था, एक मिले, तुम दे रहे हो बदले में उसके 2 और। फिर इसमें एक कमी और थी कि तुम इसको चलाओगे तो ये भी जबरदस्ती चलेंगे ही चलेंगे, तो इसको दूर करने के लिए फिर क्या किया तुमने, इफ एल्स सीखा। क्या सीखा, इफ एल्स। अब इफ एल्स कर तो तुम कंट्रोल कर सकते हो ना, कि करेंसी कन्वर्टर चाहिए तो एक दबाइए, वेदर फोरकास्टिंग चाहिए तो 2 दबाइए, हाइट कन्वर्टर चाहिए तो 2-3 दबाइए, इस तरीके से वो तुमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन तुमने उसका काम और आसान कर दिया कि तुमने उसने पैसा दिया 1 का और तुम उसको दे कितने रहे हो, 3, ठीक है। इसमें और कमियां क्या थी, इसमें कमियां ये थी कि मान लो कि करेंसी कन्वर्टर के किसी पर्टिकुलर कोड में, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई दिक्कत आ गई, इसने काम करना बंद कर दिया, उस केस में पूरा फंक्शन ही काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सारे कोड कहाँ लिखे हुए हैं, एक ही जगह पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि अगर सब कुछ एक फंक्शन में लिख दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, डिबगिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा बड़े कोड को अप्रोच करना पड़ेगा, उसको ज्यादा को डिबग करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि किस नंबर लाइन में गलती है। लेकिन अगर मान लो कि ये 700 लाइन अलग, ये 900 लाइन अलग और ये 1100 लाइन अलग लिखी हुई होती है, और इन 900 लाइन में दिक्कत होती है, तो वो कितनी लाइन ढूंढनी पड़ती है, सिर्फ 900 लाइन, ठीक है। तो डिबगिंग ज़्यादा इजी हो जाती है अगर आप अलग अलग फंक्शन बनाते हो, अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, हो जाती है ना।
जबकि वहां क्या था, वहां डिबगिंग मुश्किल हो गई, 2700 लाइन पूरी की पूरी तुमको देखनी पड़ी। ठीक, इस वाले केस में अगर इसमें दिक्कत है तो ये दो तो चलते रहेंगे, यही तो रुकेगा, यानी कि यही जिसने ये लिया है वही कस्टमर है जो कंप्लेन करेगा, उसमें तो सारे कस्टमर्स तुम्हारे कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, सर बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो क्या सोल्यूशन किया गया, सोल्यूशन ये किया गया कि इसको भी इसका एक फंक्शन बना दिया जाए। ठीक है, इसका एक फंक्शन बना दिया जाए और इसका एक फंक्शन बना दिया जाए। कैसे, जैसे हम मेन फंक्शन बनाते आए हैं वैसे, ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, उस फंक्शन का नाम लिख दो और ब्रैकेट के अंदर उसका कोड लिखते चलो। ठीक है, तो फंक्शन का यूज समझ में आ गया क्या है, कि अगर आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो उन सारे के सारे टास्क को एक जगह पर ना लिखकर अलग अलग फंक्शन में लिखो, वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। फायदा, फायदा है रीयूजेबिलिटी का। अब सबसे पहले जिसने भी इसको अप्रोच किया होगा, मान लो फोन पे ने इसके लिए अप्रोच किया कि यार इस तरीके से मुझे मूवी टिकट बुक कराने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से भी हो जाए, तो कुछ कमीशन मेरा भी बन जाए, तो इसने इसको एपीआई बना कर दिया होगा, फंक्शन बना कर दिया होगा। ठीक है, एक बार बन गया इसके लिए, क्या इसके लिए उसने अलग से थोड़ा बनाया होगा, उसी को उसको दे दिया, उसी को उसको दे दिया। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर है, वो क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, यानी कोड को रीयूज कर रहे हो आप, एक बार लिखा और यूज आप कितने बार भी करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कितनी बार उसको यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो फंक्शन का एक फायदा क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि कोड को आप रीयूज कर पा रहे हो। तो उसके बाद तुमने क्या किया, अलग अलग फंक्शन बना दिए। समझ में आ रहा है, अब तुम कितनी बार भी कॉल करो, कैसे भी कॉल करो, सारा तुम्हारा इजीली हो जाएगा। ठीक, अब कुछ टर्म्स आती हैं फंक्शंस को लेकर, वो टर्म्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो फंक्शन का जो सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स के बारे में जान लेते हैं कि फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो लिखा होता है क्या उसका, रिटर्न टाइप। ठीक है, दूसरा होता है उसका नेम, तीसरा होता है उसके पैरामीटर्स। ठीक है, और फिर ये उसके ब्रैकेट्स होते हैं, जिन ब्रैकेट्स में हमको क्या लिखना होता है, कोड लिखना होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ या इस वाले एग्जाम्पल की बात करूँ, तो इस वाले एग्जाम्पल में गूगल के उस फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो तो कॉल करते टाइम आप उसको क्या भेज रहे हो, यूजर आईडी और पासवर्ड भेज रहे हो। तो वो कहाँ भेजना है, वो यूजर आईडी पासवर्ड तुमको यहाँ लिख कर भेजना है, कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटर के साथ। जैसे तुमने पहला यूजर आईडी लिख दिया तो पहला यूजर आईडी, कॉमा के बाद अगला पासवर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। साथ ही साथ इसका और नाम क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं साथ के साथ में। ठीक है, फिर बदले में इसने हमको क्या क्या रिटर्न करके दिया, नेम, डीओबी और फोटो। फोटो का मतलब फोटो कहीं पड़ी हुई है, इसका यूआरएल भेज दिया हमको, तो वो खुद दिख जाएगा हमको। ठीक है, कि फलानी जगह फलाने पाथ पर वो फोटो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमको भेजेगा। तो ये भेजने का काम कौन कर रहा है, भेजने का काम कर रहा है ये रिटर्न टाइप। कौन कर रहा है, रिटर्न टाइप। ठीक है, तीन अगर इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वैसे तो रिटर्न टाइप एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन वहाँ तीन भेज रहा है तो उसका मतलब वो किस फॉर्म में करेगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भरेगा, भेजेगा। ऑब्जेक्ट की खासियत होती है कि ऑब्जेक्ट अपने अंदर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ला सकता है। ऑब्जेक्ट खुद तो एक ही हुआ ना, उसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन खुद तो एक ही है। ठीक है, तो ये आगे ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिटर्न टाइप का मतलब समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन, इसको जिसने भी कॉल किया, ये कुछ इंफॉर्मेशन जिसने उसको कॉल किया उसको देगा। यानी कि जब इसने, ये कौन है, मान लो ये कोई भी XYZ एप्लीकेशन है। ठीक है, XYZ एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करवाना है गूगल के थ्रू, तो ये सबसे पहले गूगल को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, यूजर आईडी पासवर्ड, और बदले में ये रिटर्न करेगा क्या, ये सब इसको करेगा। ठीक है, तो ये जो है जिसने इसको यूज किया, यूज करने का मतलब क्या किया, कॉल किया, तो ये वाला जो है एप्लीकेशन XYZ कॉल कर रहा है गूगल के इस पर्टिकुलर को, तो ये तो क्या कहलाएगा, कॉलर। ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉलर, जिसने कॉल किया। और कॉलर क्या भेजेगा इसके साथ, यूआईडी
यूआईडी और पासवर्ड, ठीक है। ये जो है ये क्या कहलाएगा, कॉली, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉली। और ये रिसीव करेगा क्या, यूआईडी और पासवर्ड, यानी वहां से जो भेजा उसको कौन रिसीव करेगा, ये यहाँ रिसीव करेगा। रिसीव करने का डेटाबेस में चेक करेगा, चेक करने का अगर ऑथेंटिकेट है तो उससे रिलेटेड डेटा उठाएगा और उठा के वापस किसको दे देगा, इसको लौटा देगा, ठीक है। तो जो मेन टर्म्स हैं वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, रिटर्न टाइप समझ में आ गया, ठीक है। अब रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकता है, कितने डेटा टाइप तुमने पढ़े हैं, इंटीजर हो सकता है, अगर तुमको कॉल करने वाले फंक्शन को कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, इंट, ठीक है। फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी हो तो क्या लिखोगे, फ्लोट। डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है तो क्या लिखोगे, डबल। कैर टाइप की लिखनी हो रिटर्न करनी हो तो क्या लिखोगे, कैर। और कुछ भी रिटर्न नहीं करना हो तो क्या लिखोगे, वॉइड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है इंट फंक इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। इसने यहां पर लिखा रिटर्न एक्स प्लस वाई, यहां पर इसने बंद कर दिया। इंट मेन फंक्शन तुमने यहां लिखा और इसके अंदर तुमने लिख दिया इंट a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 9। और फंक्शन का नाम क्या है, फंक। फंक को कॉल करते टाइम इसमें a, b तुमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। और यहाँ पर तुम एक वेरिएबल और ले लो, कॉमा c, तुम यहाँ लिख दो c इज इक्वल्स टू फंक a, b। प्रिंट एफ में तुमने यहाँ पर लिखा एडिशन %d, c। इधर लिख दिया तुमने रिटर्न 0, उसको तुमने यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये फंक्शन सर्विस प्रोवाइड करवाता है क्या, एडिशन की है। भाई तुमको क्या करना है, एडिशन करवाना है। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एडिशन तो हम यहाँ कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन हम सिंपल नहीं, हम तो बड़ी की तरफ जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको इससे बड़े प्रोग्राम्स बनाने हैं, लेकिन छोटे से सीखेंगे पहले। तो मान लो कि इसको एडिशन का कोई प्रोग्राम करवाना है, ठीक है। इसने दो वेरिएबल ले लिया अपने ए और बी, तो होगा क्या कि हमारे पास एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैक मेमोरी। कौन सी मेमोरी, स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी में सबसे पहले मेन फंक्शन के लिए स्पेस बनेगा, क्योंकि सबसे पहले चलने वाला फंक्शन कौन सा होता है, मेन। इसका जो ए है, ए में रहेगा 2 और बी में क्या रहेगा 9, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमको जरूरत थी किसकी, फंक्शन से एडिशन करवाने की। किससे, फंक्शन से एडिशन करवाने की। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को करना पड़ेगा यहाँ पर कॉल। किस फंक्शन को, उसका नाम लिख दिया हमने सीधा सीधा, और इसको किन नंबर्स को ऐड करवाना है, जो ए और बी के पास है। तो ए के पास कितना पड़ा हुआ है 2 और बी के पास कितना है 9। ए रिसीव करेगा कौन, ये 2, और 9 कौन रिसीव करेगा, वाई, ये 9 रिसीव करेगा। दोनों को ऐड करेंगे 2 + 9 कितना होता है 11। रिटर्न क्या हो रहा है, इंटीजर। और ये दोनों भी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी वो भी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। अब जो रिटर्न हुआ 11, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ कौन बैठा है, सी। सी के पास कितना गया 11। सी भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का ही रिटर्न हो रहा है और लेने वाला भी कौन, इंटीजर टाइप का। अब प्रिंट करवाओगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ के जो सी है, सी में कितना आउटपुट आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो कुछ वैसा ही वहां पर भी हो रहा है कि ये, अब समझ में आएगा कि ये कॉल करते टाइम फंक्शन को क्या भेज रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड वहां रिसीव करने के लिए बैठा है। जैसे यहाँ पर ए और बी को भेजा गया, एक्स और वाई ने रिसीव किया सेम टाइम का। ए और बी किस टाइप के थे, इंटीजर टाइप के। तो ये दोनों भी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ठीक है। बदले में वहां से उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन भेजी वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिटर्न की, तो यहाँ पर भी रिटर्न करने वाला बैठा है। यानी कि ये दे भी रहा है इन्फॉर्मेशन और बदले में जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो ले भी रहा है। आ रही हो समझ में, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये टर्म्स होगी इससे रिलेटेड। और हमने देखा कि इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। ये भी क्या है, पैरामीटर्स हैं। अब इन जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं क्या,
एक्चुअल पैरामीटर्स, और इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल में वैल्यू किसके पास है? इसके पास है, ऊपर वाले के पास, भेजने वाले के पास। भाई जो भेजेगा एक्चुअल वैल्यू तो उसी के पास है। तो क्या है, एक्चुअल वैल्यूज यहां पड़ी हुई हैं और वो उसको रिसीव कौन कर रहे हैं? वहां पर एक्स और वाई रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअल पैरामीटर होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मल पैरामीटर होता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? कॉलिंग स्टेटमेंट। किसी भी फंक्शन से अगर आपको काम करवाना है तो उसको कॉल करना पड़ेगा, बिना कॉल किए वो काम नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा तुमको? कॉल करना पड़ेगा। ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कौन सा है? रिटर्न स्टेटमेंट। कौन सा है? रिटर्न स्टेटमेंट। जब भी कुछ रिटर्न करोगे यहां आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमारे पास अलग अलग होती हैं जहां पर हमको ये भी देखना होता है, कभी कभी हमको रिटर्न नहीं भी करना होता है, कभी कभी करना भी होता है, कभी कभी पैरामीटर भेजना होता है, कभी कभी नहीं भेजना होता है। ये सब हम आगे देखेंगे किस किस सिचुएशन में क्या क्या काम आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स थी। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? आया समझ में? इधर देखो, इधर फ्लोट लिखोगे तो अभी इंट के अंदर जो हम मेन लिखते हैं ना, मतलब मेन को जब हम इंट बनाते हैं उसके पीछे एक रीजन ये है कि जो भी प्रोग्राम चलता है हमारे पास सी या सी प्लस प्लस का, उसको कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से दो नंबर को पहचानता है, या तो 0 को या 1 को। ये दोनों किस टाइप की वैल्यूज है? इंटीजर या फ्लोट? इंटीजर। अब 0 का मतलब क्या है? प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। 1 का मतलब सक्सेसफुली नहीं चला। इसके अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कोई मतलब नहीं है उसका। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों जानना है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली चला या नहीं चला? उसको इसलिए जानना है क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब चलती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज उसको देता है। जैसे रैम दे दिया, रैम का कुछ हिस्सा, सीपीयू का कुछ पार्ट दे दिया उसको, तो वो वापस उसको खाली भी तो करना है ना। अगर उसको पता चल जाएगा कि हाँ अब रिटर्न 0 का मतलब प्रोग्राम चल चुका है, तो वो खाली करेगा ताकि कहीं और काम आए, किसी और एप्लीकेशन के लिए वो रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो लिखते हैं इधर, तुमको फ्लोट वर्ड लिखोगे एरर नहीं देगा, कोई सेंस नहीं है। ऊपर वाले में तो इंट फ्लोट कुछ भी कर दो, वो तुम्हारी नीड पे डिपेंड करता है। अभी जो वैल्यू जानी चाहिए वो किस टाइप की जानी चाहिए थी? इंटीजर टाइप की, तो हमने इंट लिख दिया। अगर तुम यहाँ लिखते तुम एक फ्लोट और एक इंट बना देते, दोनों को ऐड करते तो रिजल्ट क्या निकलता तुम्हारा? तो तुम इस टाइम पे क्या रिटर्न करते? फ्लोट रिटर्न करते हैं। समझ में आ रहा है? तुम वो फिर तुम्हारे उस पर डेटा भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेटा किस टाइप का है जो तुम रिटर्न कर रहे हो। तुम स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कर रहे हो तो तुमको हो सकता है कि स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ जाए, ठीक है। कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर रिटर्न करना पड़ जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो तुम्हारे बुक के अंदर दे दो मुझे कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ तक है जो तुमको पढ़ना है, वो तुम पढ़ लेना, ठीक है। मेमोरी तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साइज को मिला लो, कितने होते हैं वो उतनी ही लेगा। बाकी तो जब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ेंगे तो उसमें अलग चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। तो तुमको ये जो पढ़ाया है ना मैंने, तुम्हारा पेज नंबर 210 से लेकर 210 से 226 तक का ये सब पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये तुम लोग अगर पढ़ लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस देख लो इस बुक में जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं।